हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एग्जाम अड्डा में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे पीसीएस प्रीलिम्स 2026 और 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। और आज हम कवर करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना, जो 5 ईयर प्लानिंग है। 5-5 वर्षों में योजनाओं को तय किया गया था और ये योजना कुल 12 योजनाएँ हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं के रूप में स्थापित हुई हैं। इसके बाद नीति आयोग संस्था की स्थापना कर दी गई इसकी जगह पे। तो चलते हैं अपने आज की क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझते हैं। चलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो समय अवधि रहा है वो 1951 से लेकर के 1956 तक इसका ड्यूरेशन रहा है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में आपके। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका मेन फीचर्स था या मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संस्थानों जो संसाधन होते हैं, संसाधनों के विवेकपूर्ण पर उपयोग पर ये योजना तैयार की गई थी। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करेंगे तथा भारत के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी सुधार करना था। तो ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो उसके मुख्य उद्देश्य के रूप में हमने उद्धृत किया है। अगर हम बात करें इसके जो है लक्ष्य की, तो 2.1% थी, मगर एक्चुअल जो इसमें ग्रोथ रेट थी वो 3.6 थी। ठीक है ना। मगर हमने टारगेट किया था 2.1% का। ठीक है। मगर वास्तविक वृद्धि दर जो है 3.6 थी इसकी। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके मेन फंक्शन क्या है, मुख्य जो कार्य है वो क्या क्या है इसमें हुए। तो इस योजना के तहत आपको मैं बता दूं कि जो है भाखड़ा नागल डैम जो सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनमें सिंचाई हेतु जो है ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इसके बाद आपको बता दें कि हीराकुंड डैम का नाम आपने सुना होगा, जो उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। एक दामोदर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया जो स्वतंत्रता के बाद पहली नदी घाटी परियोजना थी। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सिंचाई और बिजली की आपूर्ति करना भारत में, क्योंकि ये मुद्दा था। इसके बाद मैं बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत में 5 आईआईटी स्थापित कर दिए गए। ठीक है। वो आईआईटी के नाम इस प्रकार है: आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, मद्रास और कानपुर और दिल्ली। इसमें एक यूनिवर्सिटी जो है स्थापित की गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी जिसे कहते हैं, यूजीसी नेट वाज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इस योजना के तहत एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वो कार्यक्रम क्या था? सामुदायिक जो है विकास कार्यक्रम था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलते हैं इसके बारे में समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया। इसकी सिफारिश जो की थी वो राजकोषीय आयोग और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी द्वारा 1952 में इसे शुरू किया गया था। ये ग्रामीणों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सार्वजनिक धन, प्राथमिक और सामाजिक शिक्षा, संचार, ग्राम उद्योग आदि शामिल थे। ठीक है। तो इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कंप्लीट होती है। चलते हैं हम अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही है वो 1956 से लेकर के 61 तक ड्यूरेशन रहा इसका। इसके बाद जो है ये किस मॉडल पर बेस रही है? तो महाल नोबिस मॉडल एक था, उसी के आधार पर जो है पीसी महाल नोबिस का नाम सुना होगा और उन्होंने इसे तैयार किया था। तो ये महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद मैं बता दूं कि पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय संख्याविद थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। आपको बता दें इसका मुख्य जो ध्यान रहा है वो देश के घरेलू औद्योगिक विकास पर रहा है। तो ये सेकंड जो पंचवर्षीय योजना रही है इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संस्थानों में पूर्ण रूप से विवेकपूर्ण उसका उपयोग कैसे किया जाए।
चलते हैं इसके बाद विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में ध्यान दिया गया, क्योंकि सामाजिककरण हमें देश में करना था। इसके बाद आगे हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हमारे उद्योग में क्या सुधार हुए और वो उद्योग संस्थान क्या थे। तो आपको मैं बता दूं कि इस योजना के दौरान भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो उड़ीसा के राउरकेला में है, और ये 1960 के दशक में शुरू किया गया और पश्चिमी जर्मनी के सहयोग के द्वारा। इसके बाद है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है वो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है, उसी के नाम से इसे रखा गया है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और ये किसकी सहायता से गठित किया गया था, स्थापित किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से इसे स्थापित किया गया था। बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र की, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 को हुई थी और ये किस देश की सहायता से इसे स्थापित किया गया था, तो सोवियत संघ की सहायता से इसे विकसित किया गया था। चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस योजना का जो ग्रोथ रेट रहा, टारगेट ग्रोथ रेट और एक्चुअल, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो टारगेट ग्रोथ रेट रहा है वो 4.5% रहा है, मगर जो है ये वृद्धि दर हासिल की गई है इसमें सिर्फ केवल 4.27, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसकी जो अवधि रही है वो 1961 से लेकर के 66 तक रही है। इसका उद्देश्य क्या था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। ये पॉइंट जरूर आप तैयार करते जाएं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, जितनी भी आपकी पंचवर्षीय योजना कुल 12 आई है उन सभी का जो है मेन ऑब्जेक्टिव जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में जरूर आता है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। इस योजना के तहत कुछ निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार के लिए बात कही गई थी, जैसे इस्पात, बिजली, कोयला, भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान देना, कृषि सुधार और खाद्य उत्पादन में भी बढ़ावा देना। तो ये इसके कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिनमें सुधार करने की बात कही गई। और इसका जो लक्षित वृद्धि दर था, जो टारगेट ग्रोथ रेट था, वो 5.6% था, जबकि एक्चुअल जो डेवलपमेंट रेट्स आई है इसकी 2.4% आई है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, आगे बात करेंगे इस समय ये विफल क्यों हुई, क्योंकि इसका मुख्य कारण था कि चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध की योजना के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। अपने जो उन्होंने बनाया था अपना ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट वो बिल्कुल कम हो गया है ना टारगेट ग्रोथ रेट से। इसलिए इस जो योजना आई थी तो ये योजना असफल होने के पीछे यही कारण थे, जिसका नाम था तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध हो चुका था, ठीक है, इसलिए विफल रही। आपको बता दें इस योजना ने हरित क्रांति की नींव रखी और 1960 के दशक से ये मध्य से शुरू हो जाती है। बात करते हैं हरित क्रांति की, तो इसे हम लोग जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। अब बात यह थी कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1965 से 68 में भारत में इसको शुरू किया गया। और विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है और ये मैक्सिको के रहने वाले थे, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मन बोरलॉग जो है 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया था। दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा अधिक लोगों को भूख से मरने के बचाने में उन्होंने ये योगदान दिया था, इसीलिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं स्वामीनाथन की। तो जो स्वामीनाथन थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे और इन्होंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए इस क्रांति पर अपना जोर दिया, जिसमें चावल फसल को पहले और गेहूं फसल को बाद में। तो ये जो हरित क्रांति रही है ये सिर्फ केवल खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए आई थी, जिसमें चावल को प्राथमिकता पहले दी गई, फिर गेहूं को दी गई। इसके बाद इस शब्द का वर्णन किसने किया था, विलियम एस गौड़ हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे।
अब हम बात करते हैं इस्पात संयंत्र की। तो बोकारो इस्पात संयंत्र आप जानते हैं, और ये बोकारो इस्पात संयंत्र इसी जो है चौथी पंचवर्षीय मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है, इसके बाद चौथी आएगी। तो बोकारो स्टील जो प्लांट है वो है आपके बोकारो में, जो झारखंड में पड़ता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 को हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से। ये देश भी पूछ लेता है सोवियत संघ के सहयोग से, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लियर होता है। इसके बाद हम चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में। देखिए ये चीन और भारत पाक युद्ध होने के बाद ये जो है 1966 में ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, मगर जो अगली पंचवर्षीय योजना आई तो वो 69 में आई। तो इसमें क्या रहा, अवकाश रहा है, आपको याद होना चाहिए अवकाश रहा। तो अवकाश कब से कब तक रहा, तो ये 1966 से लेकर के 69 तक रहा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसे अवकाश योजना भी कहते हैं इस समय के जो है 1966 से लेकर के 69 को, तो इसे अवकाश योजना कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ष मतलब वार्षिक योजना के रूप में चली है, फिर इससे 69 से फिर से शुरुआत होती है। चलते हैं चौथी जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1969 में शुरू हुई और 1974 में जाकर समाप्त होती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो गार्गियल फार्मूला थी, इसी पर ये आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को जोड़ दिया गया। इसमें ये केंद्रित थी कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर पूर्ण रूप से केंद्रित थी। आपको मैं बता दूं इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे शुरू किया गया और हरित क्रांति ने इस समय कृषि में वृद्धि हुई और सरकार ने 14 महत्वपूर्ण भारतीय जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनती है ये योजना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद आपको बता दूं कि ये इसके अतिरिक्त सूखा जो ग्रस्त क्षेत्र थे उनमें भी कार्यक्रम शुरू किए गए। जो टारगेट रेट था उसका 5.6 था, मगर एक्चुअल रेट जो है 3.3% में ही ये रह गई। आपको बता दें इसे अशोक रुद्र मेनन मॉडल भी कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान में आपको रखना होगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वो भारतीय बैंकों की राष्ट्रीयकरण की जो सूची है वो इस प्रकार है। चलते हैं देखते हैं कौन कौन से बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इलाहाबाद बैंक का अब भारतीय बैंक है, आपको पता होना चाहिए, इंडियन बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक। और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा कहा जाता है क्योंकि देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल कर लिया गया है। फिर भारतीय बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद सिंडिकेट बैंक। अब ये सिंडिकेट बैंक जो है वो केनरा बैंक के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद आगे है यूके बैंक, है ना। फिर इसके यूके बैंक के बाद जो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे आज हम पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, तो इसीलिए मैंने आगे लिख भी दिया है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही है, तो आपको बता दें कि सॉरी मैंने वो लिखा नहीं है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ से शुरू होती है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ये तो पूरी तरीके से आपको पता हो गया। अब हम चलते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि रही 1974 से 1978 तक। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर यह केंद्रित योजना थी। तो ये आया भी है, गरीबी हटाओ जो नारा रहा है वो किस पंचवर्षीय योजना का रहा है, तो आप बताएंगे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का रहा है। इसके बाद बताएं इसमें जो एक मुख्य कार्य था, वो मुख्य कार्य कौन सा था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत इसी में होती है। और इस योजना के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसे हम नीड्स प्रोग्राम कहते हैं, MNP कहते हैं, इसका उद्देश्य था बुनियादी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं मानव की, उसको जो है तैयार करना। फिर MNP को जो है DP धर द्वारा तैयार किया गया था और ये DP धर मॉडल पर आधारित थी, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किस मॉडल पर आधारित थी, DP धर मॉडल पर आधारित थी। इसका जो टारगेट रेट था वो
4% था। जो एक्चुअल रेट था वो 4.8% था। आपको बता दें कि 1978 में नव निर्वाचित मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और 6वीं पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया। तो 2 वर्षों तक ये जो योजना आपको मैं बता दूं कि जो हमने पढ़ा है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 तक, वो 2 सालों तक फिर एक वर्ष तक ये चली है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि 6वीं पंचवर्षीय योजना 2 साल बाद लागू हुई। तो ये जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है, इस योजना की जो अवधि है वो 1980 से लेकर के 1985 तक इसका ड्यूरेशन रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसमें भोजन की कीमतों में वृद्धि हुई, जीवन यापन में लागत में वृद्धि हुई। शिवरामन समिति, ये शिवरामन समिति के अनुशंसा पे 12 जुलाई 1982 को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, ग्रामीणों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, उनको अपने ही स्तर पर उद्योगों को स्थापित करना, इस आधार पर इसे ग्रामीण विकास बैंक कहा गया है, ठीक है ना, नाबार्ड बैंक जिसे हम देते हैं ऐसे शब्दों में। और इसमें पूरी तरीके से ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं थी, तो ये योजना सिर्फ केवल ग्रामीण विकास हेतु आई थी। तो ग्रामीणों के विकास योजनाओं के अंतर्गत एग्रीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का स्थापना की गई। इसके बाद आपको मैं बता दूं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। फिर इसके बाद ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, है ना। ये सारी योजनाएं इसी की देन है और 6वीं पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी सफलता रही है। तो ये चीज़ आपको रखना है, सफल सबसे अच्छी सफल परियोजनाएं रही। इसमें जो ग्रोथ रेट रहा है, टारगेट सिर्फ 5.2 का रहा है, मगर उसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट में 5.7 पहुंच गई थी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। आपको पता है 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो टारगेट रेट रहा है वो 1985 से लेकर के 1990 रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। और इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे। तो आपको पता है योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उसी टाइम माना जाता है। तो इस योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री हमारे जो थे वो राजीव गांधी थे। तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये प्रस्तुत की गई थी। इसमें क्या मुख्य उद्देश्य था, सिर्फ केवल सामाजिक न्याय। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इस सामाजिक न्याय पर फोकस किया, इसके माध्यम से आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्लियर होता है। अब हम कुछ इसके प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के क्या क्या क्षेत्र रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस पर ध्यान दिया, कमजोर लोगों के उत्पीड़न को दूर करना, रिव्यूइंग द ऑपरेशन ऑफ द वीकर सेक्शन, फिर आधुनिक तकनीकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर, फिर गरीब विरोधी कार्यक्रम एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम पर, भोजन, कपड़े और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति मतलब फुल सप्लाई ऑफ फूड एंड क्लोथ, छोटे बड़े पैमानों पर किसानों की उत्पादकता, है ना, स्लेटर्स टू द इंक्रीज एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर एंड स्मॉल एंड लार्ज स्केल। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना, टू मेक इंडिया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। ये कुछ क्षेत्र भी रहे 7वीं पंचवर्षीय योजना के। चलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली, ठीक है। मतलब निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला। आपको बता दें इसका जो वृद्धि दर रहा वो 5.0% था, मतलब टारगेट रेट था, मगर जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था इसका जो है वो 6.01 था, ठीक है। तो ये बढ़िया अच्छी रही पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय शुरू की गई और ये योजना जो थी वो उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, तकनीकी विकास पर केंद्रित थी और इसी समय जो है OTO का जो है सदस्य बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना भारत। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ लक्ष्य रखे गए थे इसमें, वो लक्ष्य कौन कौन से थे। तो लक्ष्य में सबसे इम्पोर्टेंट था कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना था, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, गरीबी बिल को कम करना था, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, रोजगार सृजन करना था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना था, स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद पर्यटन का प्रबंधन करना था, है ना,
मैनेज एंड द टूरिज्म। फिर इसके मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना था, तो फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके बाद इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से थॉट डिसेंट्रलाइजेशन किया, पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल किया करने पर पूर्ण जोर दिया। तो ये इसके कुछ योजना के प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें सुधार करना था। आपको बता दें जो टारगेट ग्रोथ रेट रहा है वो टारगेट ग्रोथ रेट 5.6 का रहा है, मगर वास्तविक दर से अविश्वसनीय रूप से ये 6.8% रही। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कौन सी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में शुरू की गई है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का पूर्ण उन्मूलन करना। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, और सार्वजनिक और निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना है आर्थिक विकास के लिए। इसके कुछ अन्य उद्देश्य रहे, वो अन्य उद्देश्य कौन कौन से रहे देखते हैं हम लोग। अन्य उद्देश्यों में यदि हम बात करें तो सामाजिक रूप से वंचित जो वर्ग थे उनको सशक्त मतलब बनाना था, एम्पावरिंग ऑफ सोशलाइज ऑफ द डिसएडवांटेज क्लासेस। फिर आत्मनिर्भर विकसित करना था, डेवलपिंग सेल्फ सफिशेंसी। इसके बाद देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन इन द कंट्री। तो ये कुछ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें इनको सशक्त बनाना था। लेकिन साथ साथ आपको मैं बता दूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य आधारित संरचनाएं जो सामाजिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी थी उसको सीमित रखना था। अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य आधारित संरचना जो भी हैं उनमें सामाजिक क्षेत्रों का निजीकरण में मतलब रोका गया था कि अभी इस क्षेत्रों में बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसमें निजी हम संस्थानों को नहीं आने देंगे। इसमें सामाजिक स्तर को सुधार करने के लिए सिर्फ केवल सार्वजनिक क्षेत्र का होना भी जरूरी है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इस योजना में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए निर्यात की भी उच्च दर में वृद्धि करना था, क्योंकि देश में आत्मनिर्भर लाना था। इसलिए जो भी निर्यात था उसमें ज़्यादा टैक्स लगा दो कि लोग बाहर अपनी वस्तुओं को बाहर ना भेज सकें। तो ये चीज़ था। और एक चीज़ इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो टारगेट है ग्रोथ रेट वो 7.1% रहा है, लेकिन वास्तविक विकास जो दर रहा वो 6.8 रही है। ठीक है ना। चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन रहा है बेटा वो रहा है आपका 2002 से 2007 तक। चलते हैं बारे में समझते हैं। अब जो 2002 से लेकर 2007 तक था, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री दो लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, दोनों लोग ने मिलकर बनाया था। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य था अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। तो ये इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें पर कैपिटा इनकम जो है उसको जो है डबल करना था। इस योजना में समावेशी विकास देना था और समान विकास को बढ़ावा देना था, है ना, समानता लागू करनी थी सभी क्षेत्रों में। शिक्षा, मजदूरी दरों में लैंगिक अंतराल को भी कम करना था। ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं गरीबी को पूरी तरीके से आधा करना था, और उसके बाद 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार भी प्रदान करना था। बहुत बड़ी चुनौती देश के अंदर, मगर प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया था इसमें। परंतु इसमें टारगेट ग्रोथ रेट 8.1% थी, मगर एक्चुअल ग्रोथ रेट जो है 7.6% रही। चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो ड्यूरेशन 2007 से 2012 तक रहा, और इसका जो मॉडल रहा वो सिंह रंगराजन मॉडल रहा है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह योजना के अध्यक्ष रहे, और इन्हीं के समय ये योजना तैयार की गई। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बात यह है कि उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ावा देना था, और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IIT संस्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करना था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो सिर्फ उच्च शिक्षा में नामांकन का स्तर बढ़ाना था। इसके बाद आगे बात करेंगे 2009 में, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यह होगी 2009 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, और 2010 में इसे लागू कर दिया गया। इसका मतलब था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना था। इसका मुख्य विषय वस्तु था तीव्र व समावेशी विकास थी, जिसमें गरीबी कम करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, लैंगिक असमानता में कमी करना। आपको बता दें 2009 तक सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी इस योजना पर बल दिया गया। टारगेट रेट की अगर हम लोग बात करें ना तो सिर्फ केवल जो है 9% रहा, और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट रहा वो 8% रही।
12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसमें जो ड्यूरेशन रहा है वो 2012 से 17 रहा और लास्ट पंचवर्षीय योजना रही है ये 2017 में समाप्त हो गई। इसी की जगह अब जो है एक नीति संस्थान आ गया है, नीति आयोग संस्थान। आपको पता है इस योजना का विषय वस्तु रहा है तीव्र और अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गाँव में बिजली आपूर्ति करना। फिर इसके बाद उद्देश्य और भी बहुत सारे रहे, जिसमें क्या है उद्देश्य, स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लेकर के लैंगिक असामाजिक अंतराल, मतलब महिला और पुरुष में किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद उच्च शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था, है ना। और जो गैर कृषि से संबंधित कुछ अन्य और भी थे, जो कृषि से मतलब गैर कृषि का मतलब होता है कृषि से संबंधित नहीं, मतलब कृषि से अलावा कुछ और भी जो क्षेत्र होते हैं उनको भी इसमें कवर किया गया। ठीक है, इसमें नए नए अवसर सृजित करने की बात कही गई और टारगेट ग्रोथ रेट 9% है। और आपको मैं बता दूं इसमें सिर्फ 8% की वृद्धि दर ही मंजूरी दी गई। ठीक है, तो ये क्लियर होता है। तो इस प्रकार जो आज की हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं उनकी आज पूरी क्लास कंप्लीट होती है। मतलब सभी जानकारी जो है मैंने पूरी डिटेल के साथ में सारी पंचवर्षीय योजना कराई है। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनको मैंने कवर किया है आज की क्लास में। तो सभी लोग क्लास को कंप्लीट देखें और एक नोट्स बनाएं, फैक्चुअल नोट जानकारी जरूर बना लें। जो जो चीज़ें मैंने बताई है इंपॉर्टेंट उन सभी को नोट्स कर लें। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।